हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखिएगा कि विश्व में आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक संस्था है जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन, जिसका उद्देश्य है विश्व में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से हो रहे नुकसान से आर्द्रभूमि क्षेत्रों की रक्षा करना। अब बेसिकली आर्द्रभूमि क्षेत्र होते क्या हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, जहां पर बर्ड सेंचुरीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो दलदलीय क्षेत्र हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, या फिर चाहे वो प्राकृतिक हो। इनकी रक्षा, इनका संवर्धन और इनका संरक्षण करना इस रामसर साइट का मेन उद्देश्य है। याद रखिएगा, ये मैं बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड में अभी वर्तमान में देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र, अर्थात दैट इज विश्व की यदि आप जलवायु के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जलवायु अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बावजूद इसके यदि आप यूके को देखेंगे, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की श्रेणी में नहीं आता है, वर्ल्ड में यहां पर आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। बल्कि यूके और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है साइज में। बावजूद इसके यूके में भारत से अधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र है। खैर, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो आज का टॉपिक है हम उस पर कंसीडर करते हैं कि आज द हिंदू में एक खबर आई है। आज अर्थात जो हमारा 15 अगस्त था, कल यानी कि इंडिपेंडेंस डे के कुछ समय पहले एक खबर आई जिसमें यह बताया है कि भारत के 3 और क्षेत्रों को रामसर सूची में शामिल किया गया है और इसी के साथ भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रों की संख्या लगभग 85 हो गई है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि 3 और क्षेत्रों को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। वेटलैंड एरिया है ये, और ये है कौन कौन से, आगे करेंगे हम चर्चा कि आगे कौन कौन से ये क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, और इनको शामिल किए जाने का मेन रीजन क्या था, मेन पर्सपेक्टिव क्या था। उससे पहले मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा। याद रखिएगा कि स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा 2.0 बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए 30% फ्लैट ऑफ पर ये बैचेस अवेलेबल हैं। अब बेसिकली ऑफ हो अथवा ना हो, आपका यदि डेडिकेशन 2025 का यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करना है तो याद रखिएगा कि यदि आप ये प्री क्वालिफाई करना है तो जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। यानी कि वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि अपनी जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हैं और डेडिकेटेड मैनर में अपनी पूरी की पूरी यूपीएससी की जर्नी अविल करना चाहते हैं और अपने लवासना तक के जाने के सफर को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये एक रामबाण इलाका है। कारण ये है कि यहां पर आपकी प्री से लेकर, यानी कि बेसिकली ये P2I बैचेस हैं, यहां पर प्री से लेकर मेंस तक की आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। अर्थात जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे आपकी फीस रिफंड की जाएगी और आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा MRP प्रोग्राम, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें स्टडी IQ-IAS हिंदी अपने खर्चे पर आपको दिल्ली बुलाएगा। दिल्ली में रहकर आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा विथ एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपर्ट मेंटरशिप, और आपकी आंसर राइटिंग से लेकर सब कुछ जो भी एक माइन्यूट लेवल से लेकर मेजर लेवल तक की तैयारी होती है, वे सभी स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपको स्टडी IQ के खर्चे पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। याद रखिएगा, जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो IGP प्रोग्राम अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आपकी इंटरव्यू क्वालिफाई कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टडी IQ-IAS हिंदी की हो जाती है। यहां सफर हमारा खत्म नहीं होता है। याद रखें कि प्री से लेकर इंटरव्यू तक का यह सफर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इसके लिए आवश्यक होता है एक ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन जो कि ना केवल फीस लेने तक सीमित हो, बल्कि फीस देने के बाद भी उतने ही डेडिकेशन के साथ आपके साथ खड़ा रहे। और याद रखिएगा कि स्टडी IQ-IAS हिंदी पहले से इसमें बहुत ज्यादा आगे है। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो जिस प्रकार आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार आपको एप्रिसिएशन की आवश्यकता होती है, वैसे हमें भी एप्रिसिएशन, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और यह मोटिवेशन लाते हैं ये कोड, अर्थात यदि आप AKB लाइव कोड का यूज करते हैं और AKB लाइव कोड के साथ इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो ये हमारे लिए एक एप्रिसिएशन जैसा होगा। तो याद रखिएगा 19 अगस्त से इन बैचेस में कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। मैं इस आशा के साथ कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अपनी इस जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, मैं उनसे इस बैचेस में मिलने वाला हूं 19 अगस्त को। इस आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा कि 1971 में ईरान के शहर रामसर से यह कन्वेंशन प्रारंभ हुआ था, जिसका मेन उद्देश्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों के
आर्द्रभूमि क्षेत्रों का संरक्षण करना था। याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 1982, इस पर आप ध्यान ना दें, इस लाइन को मैं काट दे रहा हूं। कारण यह है कि यदि भारत में रामसर क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो 1981, इवन अक्टूबर 1981 में भारत का एक क्षेत्र जिसको हम नाम देते हैं चिल्का लेक या फिर चिल्का झील को सबसे पहले रामसर सूची में शामिल किया गया था। ये आती है उड़ीसा में और ये भारत की ही नहीं अपितु पूरे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको अक्टूबर 1981 में प्रथम रामसर क्षेत्र डिक्लेयर किया गया था। फिर इसके बाद हम 2013 तक का यदि सफर जोड़ें तो 2013 तक, यानी कि 1981 से लेकर 2013 तक भारत में टोटल नंबर ऑफ 26 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे, वेटलैंड एरिया थे। इससे आगे चलते हुए यदि हम देखते हैं तो फिर आगे चलने के साथ 2014 से लेकर 2024 तक लगभग इसमें इतने रामसर क्षेत्र जोड़े जाते हैं कि 80 हो जाती है इनकी संख्या। और अभी अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 2024 वाला, और अब इनकी संख्या हो गई है 85, है ना, सॉरी ये 82 है, ये 82 है ना, इनकी संख्या हो जाती है 85। याद रखिएगा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि निकलकर सामने आती है, थोड़ी चिंता का विषय भी है, परंतु उपलब्धि ज्यादा बड़ी है। कारण यह है कि बहुत तेजी के साथ हमने अपनी सूची में, हमने अपने देश में आर्द्रभूमि क्षेत्रों का निर्माण किया, आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रयास किया, और इसका मेन पर्सपेक्टिव ये हुआ कि कई प्रवासी और निवासी पक्षियों का वह आवास बनकर भी हमारे सामने आया। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो अभी जो रामसर सूची में शामिल किए गए हैं आर्द्रभूमि क्षेत्र, इनमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां साइबेरिया तक से, इवन कैस्पियन सागर तक से प्रवासी पक्षी यहां पर निवास करने आते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में हो जाती है। इनमें से कई पक्षी अभ्यारण्य हैं, कई सामान्य क्षेत्र हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार हम नजर मारना चालू करते हैं कि एक्चुअल में ये क्षेत्र हैं कौन कौन से जिनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा कि इस बात की जानकारी हमारे भूपेंद्र यादव, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा एक्स पर दी गई है कि सर भारत में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो उसी के साथ एक और खुशी मनाई जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ 85 रामसर साइट आपको अब इंडिया में सिचुएटेड देखने के लिए मिलेंगी। और साथ में ये लोकेटेड कहां होंगी, तो ये तमिलनाडु में भी लोकेटेड है, और तमिलनाडु के अलावा देखिएगा तमिलनाडु का जो बर्ड सेंचुरी है वो भी इसमें आता है, टोटल नंबर ऑफ 2 बर्ड सेंचुरीज इसमें है। और मध्य प्रदेश का जो तवा रिजर्व है यह इसमें शामिल किया जाता है। तवा रिजर्व यानी कि जो इटारसी के आसपास बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। हैदराबाद और हरदा को ये कवर करता है, सॉरी हैदराबाद नहीं, होशंगाबाद, जिसका नया नाम नर्मदापुरम है, और हरदा को ये कवर करता है। ये दोनों क्षेत्र या फिर तमिलनाडु के 2 और मध्य प्रदेश के 1 क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। ये स्वयं में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि एक विशेष दिन के लिए भी आई है, याद रखिएगा। इसी के साथ आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ 18 आर्द्रभूमि क्षेत्रों के साथ ये प्रथम राज्य है या फिर सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि क्षेत्रों को धारण किए हुए राज्य है। याद रखें कि जो यूपी है, यूपी भी स्वयं में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, परंतु यहां पर एक मेन बात यह है कि यूपी में अभी रामसर क्षेत्रों की संख्या लगभग 10 है, यानी कि तमिलनाडु के पश्चात ये सेकंड नंबर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? पश्चात इसके अब ये 3 क्षेत्र हैं जिनको अभी वर्तमान में डिक्लेयर किया गया है रामसर साइट। इसमें आता है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, सेकंड आता है काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, और थर्ड आता है मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। अब यदि बात की जाए तो याद रखिएगा कि जो नंजरायण है पक्षी अभ्यारण्य ये तिरुपुर रीजन में आता है। यानी कि यदि आप देखोगे तो यहां पर 2 प्रकार के पक्षियों को देखा गया था, शायद आप मेरे पीछे देख पाएंगे। इनमें से ये जो दिख रहा है ये है रूडी शेल्डक, है ना। ये रूडी शेल्डक एक्चुअल में यूरोप से आते हैं, माइग्रेट होकर ये आते हैं, और माइग्रेट होकर ये समर सीजन में मेनली, है ना, जब ये माइग्रेट होकर आते हैं तो ये आकर रुकते हैं नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य में। ये इनका ब्रीडिंग प्लेस भी माना जाता है। और सर्वप्रथम ऐसा नहीं है कि अभी अभी आना शुरू हुआ है, परंतु हाँ मेनली ये झुंड में आते हैं। और 2020 में इनको 14 के झुंड में देखा गया था, जब जो रिसर्चर थे उन्होंने बताया कि सर ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है, क्योंकि प्रायः भारत में ये झुंड में नहीं देखे जाते। हाँ कैस्पियन सागर
और साइबेरिया, जो कि इनका बेसिकली निवास स्थान है, वहां पर ये झुंड में देखे जाते हैं। भारत में प्रायः नहीं देखे जाते हैं। हाँ, प्रजनन क्रिया के दौरान ये अवश्य झुंड में देखे जाते हैं। तो फिर यहां से इस बात पर सवाल उठना चालू हुए थे, ये प्रश्न आना चालू हो गया था कि क्या सर इसको संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण आप पाएंगे कि नंजरायण पक्षी अभयारण्य का जो एरिया था लगातार सिकुड़ रहा था। और ज्यादा पहले नहीं, यदि आप इसी ईयर 3 जून 2024 की बात करते हैं तो इसको एक टूरिज्म हब बनाने की, एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की भी बात की गई थी। याद रखिएगा। इसके बाद आता है काजुवेली पक्षी अभयारण्य, जो कि पुडुचेरी के उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है विल्लुपुरम। और विल्लुपुरम पुडुचेरी के उत्तर में मीन्स कि पुडुचेरी के 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, है ना। तो इनमें से वह राज्य जो कि तमिलनाडु में आता है, कौन सा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद रखिएगा, उसी के उत्तर में एक जिला है जिसका नाम है विल्लुपुरम। और कोरोमंडल तट पर स्थित एक खारे पानी की झील है, ये बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर आती है और स्वयं में एक अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है। कई प्रकार के वनस्पतियों की विविधता, कई प्रकार के जीवों की विविधता और साथ में कई प्रकार के पक्षियों की विविधता इसमें शामिल है, जिसमें प्रवासी और निवासी पक्षी भी शामिल है। ये निवासी पक्षियों को मेनली देखते हुए इसको आर्द्रभूमि क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है। ये 2 हुए। और जो तीसरा आता है यह है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय, जो कि होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग में आता है, नर्मदापुरम जिले में आता है। और इटारसी में बैतूल जिले के ऊपर ये स्थित है। बस मैपिंग के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि ये मेनली तवा नदी पर बना हुआ एक बांध है। 1958 से 78 तक इसका कार्य चला था, इस जलाशय का, इस बांध का। और जब इसका निर्माण किया गया तो फिर ये बहुत ही ज्यादा पर्यावरण के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। और इंपॉर्टेंट होने का मेन रीजन ये नहीं है कि यहां पर पक्षी आते हैं, इसका मेन रीजन यह है कि यह सिंचाई व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि याद रखिएगा, आर्द्रभूमि क्षेत्र मैंने बताया कि मानव के द्वारा भी, मानव के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, इकोसिस्टम के लिए भी और बायोडायवर्सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दलदलीय क्षेत्रों को इनमें शामिल किया जाता है, अर्ध दलदलीय क्षेत्रों को इनमें शामिल किया जाता है। अब चाहे वो वेटलैंड यानी कि सेमी डेजर्टिफाइड एरिया हो, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। कोई बांध हो, कोई नहर हो, इनको भी शामिल किया जाता है। बस उसकी इंपॉर्टेंस आपको नजर आनी चाहिए। परंतु हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। जैसे कि यदि मानव निर्मित कोई नहर है तो इसे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, इसे रामसर साइड में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको पहले फुलफिल करना होता है। याद रखिएगा, ये सभी उसे फुलफिल करते हैं। और यहां पर ये जो तवा जलाशय है, ये नर्मदापुरम संभाग में या फिर नर्मदापुरम जिले में आपको स्थित दिखाई देता है। क्लियर। तो यहां पर अभी वर्तमान में टोटल नंबर ऑफ 85 रामसर साइट के साथ भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है और विश्व में एक ऐसा स्थान बन गया है जिसके पास उष्णकटिबंधीय जलवायु का महत्व आपको साफ देखने के लिए मिल रहा है। और यहां पर प्रवासी पक्षियों का आगमन नित्य दिन होता है। अर्थात यदि आपके आसपास गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कोई सी भी रिवर प्रवाहित होती हो, वहां पर कभी कभी आप देखेंगे कि कई ऐसे पक्षी आपको दिखाई देते हैं जो कि सामान्यतः आपके एरिया में नहीं दिखाई देते। ये क्या दर्शाता है कि सर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो कि एनवायरमेंट की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ये पक्षियों को भाता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आर्द्रभूमि क्षेत्रों के महत्व को समझने के लिए। याद रखिएगा कि यह पूरा टॉपिक आपके ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अर्थात दैट इज अपना इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रिस्पांस देना ना भूलें। और यदि आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस के बारे में लिंक भी या फिर जानकारी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ आने वाले समय में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।